हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे मैमेलियन डेवलपमेंट, जो कि आपका सब्जेक्ट है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें तो हमने आपको क्लियर करा दी है। आज से हम क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ेंगे जो सिर्फ हायर एग्जाम में लाइक सीजी सेट और सीएसईआर नेट एग्जाम में आता है। हम उनकी बात करेंगे। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है वो आपके लोकल लेवल पे जो टीचर एग्जाम्स होंगे उनमें भी आ सकते हैं। ठीक है, मगर मेमेलियन डेवलपमेंट जो डिटेल में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम जाइगोटिक जीन के बारे में स्टडी करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नेट और सेट लेवल के एग्जाम में ही आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं बेटा, मेमेलियन डेवलपमेंट। ठीक है, मेमेलियन डेवलपमेंट हमको देखना है। तो मैमल्स में डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब कि हम में किस तरह से डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, ये हमारा क्या था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट था। तो गैस्टुला स्टेज में, या जब वो मीट ब्लास्टुला स्टेज में आएगा, तो उसका जो रेट ऑफ क्लीवेज होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि रेट ऑफ क्लीवेज, है ना भाई, रेट ऑफ क्लीवेज इज वेरी स्लो। ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म होने वाला है और ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होने वाला है बेटा। ठीक है ना, मतलब ये कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कब? तो लगभग लगभग 20 से 24 आवर में ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसमें जो मीट ब्लास्टुला स्टेज, जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताई थी बात कि मीट ब्लास्टुला स्टेज क्या होता है और वो कैसा प्रोसेस होती है, तो उसमें यहाँ पे ये बात याद रखना पड़ेगा कि मीट ब्लास्टुला स्टेज में जो भी प्रोसेस होती है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। और हम एमबीटी को, एमबीटी मतलब हम बात करें कि इसका मीड ब्लास्टुला स्टेज का, ठीक है, हम इसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। इज अचीव्ड वेरी फास्ट। ठीक भाई, इसको हम बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो अचीव्ड वेरी फास्ट। ठीक है, जस्ट आफ्टर कब अचीव कर लेंगे भाई, जस्ट आफ्टर थर्ड क्लीवेज। तीसरे क्लीवेज के बाद हम एमबीटी स्टेज को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। ठीक है भाई, और जैसे ही जब ये 8 सेल स्टेज में रहेगा, मतलब कि मोरुला, हम बात करें किसका, 8 सेल स्टेज का, तो 8 सेल स्टेज मतलब हम बात करें बेटा मोरुला का। मोरुला स्टेज में जैसे ही जाएगा, इसमें क्या होने लगता है, वैरायटी ऑफ जीन का एक्सप्रेशन होने लगता है। तो यहां पे होगा बेटा एक्सप्रेशन ऑफ जाइगोटिक जीन। ठीक है, यहां पे एक्सप्रेशन होता है किसका, जाइगोटिक जीन का। ठीक है, जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो वो कौन कौन से जाइगोटिक जीन है, आज हमको देखना है बेटा। ठीक है, तो जो भी मोरुला ब्लास्टुला में, मोरुला में तो हालांकि जो क्लीवेज होता है वो इनिशियली सिंक्रोनस होता है, फिर उसके बाद का जो है वो एसिंक्रोनस टाइप होता है। ठीक है, द क्लीवेज, राइट, द क्लीवेजेस आर एसिंक्रोनस, आर एसिंक्रोनस टाइप। अब ये सिंक्रोनस का मतलब मैंने बताया है आपको। ठीक है, मतलब कि जब सेल की साइज इक्वल होगी तो सिंक्रोनस, नहीं होगी तो क्या बोलेंगे बेटा, उसको एसिंक्रोनस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मोरुला बना, तो मोरुला मैंने आपको बताया था बेटा टाइट जंक्शन होता है। क्या होता है, टाइट जंक्शन। तो यहाँ पे जो सेल्स थे वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे। और पास कैसे आएंगे, कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा यार। तो यहाँ पे आता है बेटा तुम्हारा कैथरीन। ठीक है, कैथरीन का एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, और यही एक्सप्रेशन के कारण इनके बीच में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। इनके बीच में क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो, ये जो सेल है एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अलाइंड हो जाएंगे, मतलब इनके बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाईली, आपको हाई रेट ऑफ क्या मिल रहा है भाई, टाइट जंक्शन मिल रहा है, हाईली टाइट जंक्शन मिलेंगे। टाइट जंक्शन एक हो जाएगा, और इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोरुला बोलते हैं। मोरुला जो है वो 8 से 16 स्टेज तक होता है इन द केस ऑफ ह्यूमन, या इन द केस ऑफ मैमल। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, टाइट जंक्शन जो है वो डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, टाइट जंक्शन यहाँ पे डेवलप हो गया। अब यहाँ पे देखो कैथरीन प्रोटीन के कारण ही टाइट जंक्शन बना है, और यदि ये टाइट जंक्शन नहीं होता तो मोरुला का डेवलपमेंट भी नहीं होता। क्यों ना इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्यों ना इसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है और जस्ट आफ्टर 4 days मोरुला स्टेज जो है वो ऑब्टेन होता है बेटा, और मोरुला स्टेज में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्शन होता है। मगर उस मोरुला में यदि मैं एंटी कैथरीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करूं या फिर ऐड कर दूं तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। देखना क्या बोल रहा हूं मैं, आफ्टर आफ्टर द 4th day ना, आफ्टर द 4th day ऑफ फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखना मेस्ट्रुएशन साइकिल के हम बात कर रहे हैं 20 days की, 20 day की बात करें, 20th day की बात कर रहे हैं, क्योंकि 16 नंबर ऑफ डेज में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आफ्टर 4 days बोल रहे मतलब 16 + 4 20 days होगा। ठीक है, इस स्टेज में हमको क्या मिल जाएगा, दी मोरुला स्टेज ऑब्टेन, मोरुला स्टेज हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। क्यों ना अपन यहाँ पे यूज करें किसको, कुछ प्रोटीन को। जैसे ये 8 सेल स्टेज में पहुंचा, ठीक है, 8 सेल स्टेज में पहुंचते ही हमने डाल दिया यहाँ पे एंटी कैथरीन, जो कैथरीन प्रोटीन को रोक दे। ठीक है, तो ये एंटी कैथरीन प्रोटीन की बात कर रहा हूं या एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं। इससे क्या होगा, कॉम्पैक्शन नहीं होगी। कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नो मोरुला फॉर्मेशन। मतलब मोरुला के फॉर्मेशन को कैसे रोक सकते हैं, एंटी कैथरीन एंटीबॉडी का यूज करके हम इसको रोक सकते हैं। और मोरुला नहीं बनेगा तो आगे चल के ये प्रोसेस भी नहीं करेगा, तो अनविएबल इम्ब्रियो होगा। अनविएबल क्या होगा बेटा, इम्ब्रियो होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, चले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं भाई। मोरुला से जब ब्लास्टुला बनेगा बेटा तो दो तरह के सेल बनते हैं, बताया था, एक तो इनर सेल मास और एक बनता है ट्रोफोब्लास्ट। चलिए यहां पे कर देते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, सेल्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इनटू, दो सेल बनेंगे बेटा, कौन कौन से, एक बनेगा इनर सेल मास, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। एंड जो सेकेंड सेल होगा बेटा वो होगा तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो दो सेल के यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया है। अब ये डिफरेंशिएशन का रेगुलेशन कैसे होता है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चले देखते हैं। मान लो ये हमारा मोरुला है और इस मोरुला में जो सेल है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट अलाइंड है। इनके बीच में बिल्कुल भी आपको क्या नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये मोरुला में दो तरह के सिग्नल आएंगे भाई। ठीक है, बाहर वाला सेल क्या है बेटा, पेरीफेरल सेल है, और अंदर वाला सेल क्या है, इनर सेल मास है। ठीक है, पेरीफेरल सेल में और इनर सेल मास में दोनों में अलग अलग तरह का रेगुलेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा देखना, यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा हिप्पोकाइनेज, देखना ना क्या क्या प्रेजेंट है उसको देखते जाना, हिप्पोकाइनेज। ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड लेट्स, लेट्स हो गया। यहाँ पे एक साइटोसोलिक प्रोटीन मिल रहा है जिसका नाम है YAP, YAP, YAP। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, ये आपका हिप्पोकाइनेज है, हिप्पोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, YAP मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुमको, लेट्स मिल जाएगा। दोनों में तीन सेम टाइप के क्या मिल रहे हैं तुमको, प्रोटीन या फिर जीन मिल रहे हैं। ठीक है, मगर एक दिक्कत क्या है, पेरीफेरल सेल कॉर्नर में है बेटा। ये देखो बाहर में जो सेल है वो पेरीफेरल है, तो बाहर वाले सेल को सिग्नल मिलेगा, कौन सा सिग्नल, एपिकल सिग्नल मिलेगा। मगर इनर सेल को कोई भी एपिकल सिग्नल नहीं मिलेगा।
नो एपिकल सिग्नल। ठीक है, अब एपिकल सिग्नल मिलने और नहीं मिलने से यहाँ पे दो तरह से रेगुलेशन चलेगी। ठीक है, दो तरह से क्या चलेगा बेटा, रेगुलेशन चलेगा। अलग अलग देखते हैं। एपिकल सिग्नल किसको नहीं मिला, इनर सेल मास को। तो पहला कंडीशन इसी का देखते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 बात कर रहे हैं अपन एपिकल सिग्नल का। ठीक है, एपिकल सिग्नल नहीं मिला। ये नहीं मिला का मतलब कि ये इनहिबिटरी सिग्नल थी। ठीक है, एपिकल सिग्नल नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला को सेकंड में देख लेंगे, मिलेगा उसको देख लेते हैं। चलो, एपिकल सिग्नल मिला और इसने क्या किया, फंक्शन को स्टॉप कर दिया। किसका, फंक्शन ऑफ हिप्पो। ये देख लो, मैंने यहां लिखा था ये हिप्पोकाइनेस के फंक्शन को एपिकल सिग्नल ने क्या कर दिया बेटा, स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो, हिप्पो का काम था एक्टिवेट करना किसको, यहां पे इसका काम था एक्टिवेशन। ठीक है, किसका एक्टिवेशन करता था ये, एक्टिवेशन ऑफ लैट्स। और ये लैट जो है वो क्या करता था, फास्फोराइलेशन करता था। फास्फोराइलेशन करता था किसका, फास्फोराइलेशन ऑफ यैप। ठीक है, अब समझो क्या बोल रहा हूं। यदि हिप्पो एक्टिवेट होता तो ये एक्टिवेट करता लैट को, और लैट एक्टिवेट होता तो ये यैप को फास्फोराइलेट करता और ये इनएक्टिव हो जाता। बट ऐसा नहीं है, एपिकल सिग्नल आने के कारण इसने इनिबिट कर दिया। इसने इनिबिट कर दिया किसको, हिप्पो को। तो हिप्पो को इनिबिट करने से कोई भी एक्टिवेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया नो एक्टिवेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। और यदि इसका एक्टिवेशन नहीं होगा तो ये फास्फोराइलेट भी नहीं कर पाएगा। तो नो फास्फोराइलेशन, नो फास्फोराइलेशन ऑफ यैप। अब यैप, अभी जब कोई फास्फोराइलेशन नहीं हुआ है तो ये तो अभी भी एक्टिव है बेटा, रिमेन एक्टिव। ठीक है, यदि ये एक्टिव है तो जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस में। कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाके एक जीन को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम है टिड4। ठीक है, ये जाके एक्टिवेट करे किसको, टिड4 को। ये टिड4 क्या करेगा, और अदर कंपोनेंट का क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा। तो देखो कास्केडिंग इफेक्ट देखना, एक्टिवेशन ऑफ, एक है बेटा तुम्हारा CDX2, एक कौन है, CDX2, एंड एक है आपका इमोइज। ठीक है, एक आपका क्या है, इयोमेज या इमोइज बोल सकते हो। एक मिनट इसको चेंज करता हूं, इयोमेज। ठीक है, यहाँ पे फाइनली दो कंपोनेंट जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। क्या एक्टिवेट हो गया, एक तो CDX और एक एक्टिवेट हो गया तुम्हारा इयोमेज। ठीक है, ये कौन है बेटा, ये सब जीन्स, एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। ये सब क्या है, जीन्स। ठीक है, अब यहीं पे इसको छोड़ देते हैं कि यहाँ क्या हुआ, CDX और इयोमेज जो है वो एक्टिवेट हो गया। किसकी बात हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, कौन से सेल की हो रही है, सिग्नल किसको मिलेगा, पेरीफेरल सेल को मिलेगा। ठीक है, पेरीफेरल सेल को ऐसा सिग्नल मिला और ये कुछ इस तरह से इसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब इसी का सेकंड देखो, जिसके पास सिग्नल नहीं जाएगा, है ना भाई। देखो तो पहली बात, नो एपिकल सिग्नल, नो एपिकल सिग्नल। तो भाई एपिकल सिग्नल यदि नहीं जा रहा तो जो हिप्पो था वो एक्टिवेट रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले वाले में देखो, एपिकल सिग्नल के आने से फंक्शन ऑफ हिप्पो इनिबिट हो गया था। अब तो ये क्या हो जाएगा, रिमेन एक्टिव रहेगा, रिमेन एक्टिव। कौन एक्टिव रहेगा, हिप्पोकाइनेज। हिप्पोकाइनेज अभी भी क्या है, एक्टिव है। और यदि ये एक्टिव है तो ये इसको एक्टिवेट कर देगा, किसको, एक्टिवेट्स लैट्स। ठीक है,
ये लेट्स को क्या कर रहा है बेटा, एक्टिवेट्स कर रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही लेट एक्टिवेट होगा ये इनिबिट कर देगा किसको, या फिर ये करेगा बेटा इनिबिट कैसे करेगा, फास्फोराइलेशन से, ठीक है। फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन किसका करेगा, यैप का, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा इनएक्टिव। अब इसका पाथवे तो नहीं चलेगा, ये हो जाएगा डिग्रेड, डिग्रेडेशन हो गया मान लो, चलो डिग्रेडेशन ऑफ क्या हो गया बेटा, यैप हो गया, ठीक है। डिग्रेडेशन क्या हो गया, यैप का यहाँ पे डिग्रेडेशन जो है वो इनिशिएट हो गया। अब क्या होगा देखना, जो यहाँ पे लेट है बेटा, लेट, ठीक है, ये लेट जो है अब नया पाथवे चला रहा है यहां से, जिसको कलर चेंज कर रहा हूं, लेट एक्टिवेट करेगा। इतना तो जो येलो कलर में देख रहा हूं मैं, वो आपके प्रीवियस में भी हमने देखा था, बस जो एक्टिव था वो क्या हो गया, यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करेगा बेटा किसको, गाटा 5, GATA5 को। गाटा 5 जो है ये और एक्टिवेट करेगा किसको, तो ये एक्टिवेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक का नाम है बेटा TIT, ठीक है, TIT4, TIT4 और PIT3, ठीक है, TIT4 और PIT3 ये दोनों को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे बात आएगी, जैसे पहला कंडीशन ये मैंने लिखा टिट, TIT, TIT4 और एक है तुम्हारा क्या, PIT3, ठीक है। ये TIT4 और PIT3 एक्टिवेट करता है, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, OCT4 को। टिट और पिट ये लोग एक्टिवेट करते हैं किसको, OCT4 को, ठीक है। और यदि अलग अलग पढ़ना है तो इसको हटा दो, इसको अलग से नोट करो, PIT3 लिख दो, चलो PIT3 लिख दो। और PIT3 एक्टिवेट करेंगे दो कंपोनेंट्स को, क्या क्या है, एक है बेटा नैनोग, एक है आपका नैनोग और एक का नाम आपका स्टेट, ठीक है, स्टेट 3। ये दोनों दोनों कितने एक्टिवेट हो गए, नैनोग, स्टेट 3, OCT4, तीन चीजें एक्टिवेट हो गई। ये सभी जीन एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे, डेस्टिनेशन सेट करेंगे भाई, मतलब फेट डिटरमाइन करेंगे। तो जीन्स हो गए तुम्हारे एक्टिवेटेड, ठीक है। ऐसा ही कंडीशन हमने उसके लिए भी देखा था, किसके लिए भाई, जो पहला वाला कंडीशन था बेटा उसमें क्या एक्टिवेट हुआ था, CDX2 और यूमेज एक्टिवेट हुआ था, ठीक है ना। तो अब देखते जाना, एक मिनट यहां नहीं करता, इसको नीचे यहां कर देता हूं। सबसे पहले जो एपिकल सिग्नल आया था, मतलब कि हमारा पेरीफेरल में, पेरीफेरल सेल के पास में दो लोग एक्टिवेट हुए थे फाइनली, एक का नाम था CDX2 और एक का नाम था बेटा इयोमेज, ठीक है। इयोमेज का पूरा नाम है इयोमेसोडर्माइन, इयोमेसोडर्माइन, ठीक है। इनका एक्सप्रेशन हुआ था, जब यहां पे इसका एक्सप्रेशन होता है बना, ये बनाएगा बेटा ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, ठीक है। और जो सेकंड है हमारा इनर सेल मास, इनर सेल मास में क्या क्या आ गया, एक आया तुम्हारा OCT4, ठीक है, एक आया तुम्हारा स्टेट 4, OCT4 और स्टेट 4, इन दोनों एक्सप्रेशन हुआ, और इन दोनों के एक्सप्रेशन से क्या बना, तो यहां पे बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा, इनर सेल मास बन जाएगा, क्या बनेगा, इनर सेल मास। और यही इनर सेल मास से क्या बनता है, फीटस बनता है। और इसी ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है बेटा, प्लेसेंटा, ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनेगा, और इनर सेल मास से क्या बनेगा, तुम्हारा फीटस का डेवलपमेंट होगा। इनमें से ये सबसे खास है स्टेट 4। ये जो स्टेट 4 है बेटा, स्टेट 4 या स्टेट 3 है, ये क्या करते हैं, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन दी फास्फोराइलेटेड फॉर्म, मतलब कि हमेशा ये एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। स्टेट 3 जो है या 4 जो है, इज ऑलवेज
ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फास्फोराइलेटेड फॉर्म। ठीक है, फास्फोराइलेटेड फॉर्म में ये क्या करता है बेटा, एक्टिवेट रहता है। तो जितने भी हमारे इनर सेल मास होते हैं वो इन सभी चीजों को नहीं बनाते बेटा। ठीक है, एक की पॉइंट है कि और ऑल दी आईसीएम, ठीक है, ऑल दी आईसीएम सेल डज नॉट एक्सप्रेस, पूरे लोग नहीं करेंगे, जो स्पेसिफिक होंगे वही करेंगे, डज नॉट एक्सप्रेस ऑक्ट4, स्टेट 3 या स्टेट 4 बोल सकते हैं, और आपका नैनो, इनको हर एक लोग जो है वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बंदे के पास है CDX और एक बंदे के पास है तुम्हारा ऑक्ट4। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, क्योंकि जहां ट्रोफोब्लास्ट बनना है वहां पे इनर सेल मास ग्रोथ नहीं होगा, और जहां पे इनर सेल मास बनना है वहां पे ट्रोफोब्लास्ट भी ग्रोथ नहीं होता। तो याद रखना, ये स्टार पॉइंट बना सकते हो कि तुम्हारा CDX2 जो है वो इनिबिट करता है, इसका मतलब इनिबिट होता है ना भाई, CDX2 इनिबिट करता है बेटा ऑक्ट4 को, और ऑक्ट4 इनिबिट करता है किसको, CDX2 को। ये CDX2 को क्या करता है, इनिबिट करता है। ठीक है, तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है मैं आपको इस चार्ट में दिखा रहा हूं। मान लो कि अभी यहाँ पे क्या बन गया बेटा, मोरुला बन गया। क्या बन गया, मोरुला बन गया। इसी मोरुला से दो सेल बनते हैं ब्लास्टोला स्टेज में, एक बनते हैं आपका इनर सेल मास और सेकेंड बनता है बेटा आपका ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है ना, इनर सेल मास और एक क्या बनता है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में कौन होता है, एक तो होता है तुम्हारा CDX2 होता है और ईओमेज होता है, ये दो होता है। जब ICM बनता है तो दो लोग आते हैं बेटा, एक आता है तुम्हारा ऑक्ट4, ठीक है, और एक आता है तुम्हारा नैनोग। इसका रेगुलेशन देखना, मैं चार्ट के थ्रू बता रहा हूं। इनर सेल मास मोरुला से ट्रोफोब्लास्ट बनने में CDX2 और ईओमेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मगर ये जो CDX4 है बेटा, ये इस प्रोसेस को इनिबिट करता है और इस प्रोसेस को प्रमोट करता है। सिंपल सी बात है, ऑक्ट4 का काम क्या है, ICM बनाना, ना कि ट्रोफोब्लास्ट बनाना। ये बात समझ में आई। मगर CDX2 का काम तो है कि ये क्या करे, इनर सेल मास बनने ना दे, तो ये क्या करेगा, इसको इनिबिट करेगा, है ना, ये इसको इनिबिट करेगा। और इनर सेल मास से जो फाइनली बनेगा एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट के फॉर्मेशन को कौन प्रमोट कर रहा है, देखो तो नैनोग प्रमोट कर रहा है। और इनर सेल मास हमेशा, है ना भाई, यहाँ पे क्या हो, प्लूरिपोटेंट हो, इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है कौन, स्टेट 3। ठीक है, स्टेट 3 क्या कर रहा है, इसको हमेशा फास्फोराइलेटेड फॉर्म में रखा हुआ है ताकि ये हमेशा एक्टिवेटेड रहे। और यही इनर सेल मास से बनता है बेटा हाइपोब्लास्ट। एक बन गया एपीब्लास्ट और एक बन गया हाइपोब्लास्ट। नैनोग का काम है एपीब्लास्ट को प्रमोट करना और हाइपोब्लास्ट को क्या करना, इनिबिट करना। मगर CDX का काम क्या है, तो CDX क्या करता है बेटा, ऑक्ट4 को और तुम्हारे नैनोग को, ये दोनों को क्या करता है, इनिबिट करता है। जहां जहां मैं बैरियर लिखा हूं वो क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पे की पॉइंट बनता है बेटा कि तुम्हारा जो स्टेट 3 है, क्या बोल रहा हूँ, स्टेट 3, ये क्या करेगा, ICM को ICM फॉर्म में मेंटेन रखता है। ठीक है, तो इसका एक काम हो गया, मेंटेन द सेल्स ऑफ ICM, है ना भाई, ICM टू बी ICM को ICM फॉर्म में रखने का काम कौन करता है, तो ये तुम्हारा स्टेट 3 का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिसर्च में ऑक्ट4 हो गया, नैनोग हो गया, या फास्फोराइलेटेड स्टेट 3 हो गया, इन्हीं जीन का रिसर्च में, मतलब स्टेम सेल रिसर्च में इनका क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए
ये जो तुम्हारा फास्फोराइलेटेड स्टेट 3 है, उसी को हम सॉक्स 2 के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है वो प्लूरिपोटेंट स्टेट एंड सेल्फ रिन्यूएबल स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इस पेज का लास्ट पॉइंट हो जाएगा बेटा द फास्फोराइलेटेड, मतलब एक्टिवेटेड। ठीक है, द फास्फोराइलेटेड, फास्फोराइलेटेड कौन है, स्टेट 3 तुम्हारा, स्टेट 3। और एक है तुम्हारा बेटा सॉक्स 2, स्टेट 3 और सॉक्स 2। ये कैसे होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, ठीक है, प्लूरिपोटेंट क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्टेट बोलते हैं। एंड सेल्फ रिन्यूएबल, सेल्फ रिन्यू करने के लिए भी क्या करेगा, उसको कैपेबल बनाता है, रिन्यूएबल। ठीक है, ये दो की पॉइंट हो गए यहाँ पे, इसको देख लेना एक बार। स्टेट 3 का बहुत सारे काम है, एक तो मेंटेन करना, साथ में तुम्हारा एक तो हो गया मेंटेन करना, एक बात हो गई मेंटेन करना किसको, प्लूरिपोटेंट को, प्लूरिपोटेंट स्टेट को, और सेल्फ रिन्यूएबल पावर को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है तुम्हारा ये स्टेट 3। ठीक है, यही तुम्हारी स्टोरी थी बेटा स्टेट 3 का, कि किस तरह से रेगुलेशन करता है। ये पूरा जो हम देख रहे हैं, ये सब तुम्हारा मेमेलियन डेवलपमेंट का रिजल्ट है। ठीक है, मेमेलियन डेवलपमेंट में मोरुला कैसे बना, यदि कैदरीन प्रोटीन के लिए एंटी कैदरीन ले आओगे तो मोरुला फॉर्मेशन नहीं होता है। दो तरह के सेल होते हैं, अंदर और बाहर की तरफ। बाहर वाले में सिग्नल आ रहा है, इसलिए वहां पे क्या बनता है, ट्रोफोब्लास्ट। अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, इनर सेल मास। और इनर सेल मास से क्या बनता है, फिटस का डेवलपमेंट होता है। रेगुलेशन कैसे हुआ था, मैंने आपको बताया था, इसको देख लेना। ये जो साइन है बेटा, ये इनिबिशन का है। ठीक है, ये साइन किसका है, इनिबिशन का, इनिबिट हो गया। और यहाँ पे पूरे जीन जितने बनने थे वो बन गए हैं। ठीक है, जितने जीन बनने थे वो बन गए हैं। अब जैसे मान लो कि मुरला बन गया, मुरला से ब्लास्टुला बन गया, तो याद रखना कि ह्यूमन बॉडी में जो अपना क्या बोलना चाहिए, इम्प्लांटेशन होता है, वो सेकेंड वाले स्टेज में होता है बेटा। एग्जाम में यदि आपसे पूछे कि कौन सा स्टेज में होता है, तो बता देना ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। क्योंकि ह्यूमन के ब्लास्टुला को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन का। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, याद रखना इम्प्लांटेशन कौन सा स्टेज में होता है, तो अकर इन द स्टेज ऑफ ब्लास्टुला। ठीक है, ये ब्लास्टुला स्टेज में होगा। और ह्यूमन के ब्लास्टुला को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, जिसके थ्रू इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। चलिए देखते हैं कि अब इसमें प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले आया कौन, ये आ गया सेकेंडरी साइट। कौन सा दिन में आएगा बेटा, 14 डेज ना, 14 डे में आएगा। क्या ये सेकेंडरी ऊ साइट है। ठीक है, कहां से रिलीज हो रहा है भाई, रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ओवरी से रिलीज हुआ। लगभग लगभग 24 से 48 आवर लगता है फर्टिलाइजेशन होने में। चलो 48 आवर लिख दूं। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने से क्या बन जाएगा, ये जाइगोट। ठीक है, क्या बन जाएगा, 16th नंबर ऑफ डे है, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसे बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर में सबसे पहले क्या बनेगा, मोरला स्टेज आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा सेल बना दो और अंदर में कॉम्पेक्शन कर दो, ये लो ऐसा। ठीक है, तो ये कौन सा दिन में बनता है बेटा, बताया था 20th डे ना, 4 दिन बाद बनता है फर्टिलाइजेशन के। ये बन गए हमारे ब्लास्टोमियर। क्या बन गए हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या था, 4th डे
ये हो गया तुम्हारा 5 डे, मतलब कि 21 डेज, ओवरऑल में 21 डेज। अब ये क्या होगा देखना, मोरुला से बन जाएगा तुम्हारा ब्लास्टुला। मोरुला से क्या बन जाएगा, ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला बनेगा मतलब अंदर कैविटी मिलेगी, और कैविटी के अंदर में कुछ स्पेसिफिक सेल मिलेंगे जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे दो तरह से डेवलपमेंट हो गया। ठीक है भाई, ब्लास्टोसिल कैविटी बन गई, ब्लास्टोसील कैविटी बन गई, और आईसीएम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ब्लास्टोसेल की कैविटी बन गई और आईसीएम का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही आईसीएम बना, अब यहां से सिक्रीट होगा बेटा स्ट्रिप्सिन। क्या सिक्रीट होगा, स्ट्रिप्सिन सिक्रीट होगा। ठीक है, ये स्ट्रिप्सिन क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा बेटा जेड पी लेयर का। ठीक है भाई, तो इसने क्या किया, जेड पी लेयर का डिग्रेडेशन कर दिया। चलिए देखते जाओ, यहाँ पे हो गया डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ जेड पी लेयर, ये बाद में हो रहा है। ये कहाँ है, जेड पी लेयर एग के ऊपर में है बेटा। ठीक है ना, डिग्रेडेशन ऑफ जेड पी लेयर बाय द एक्शन ऑफ, बाय एक्शन ऑफ स्ट्रिप्सिन। स्ट्रिप्सिन के कारण ये डाइजेस्ट हो गया। अब ये कैसा दिखेगा, मान लो चलो ये हमारा इनर सेल मास था, ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर में इनर सेल मास है ना भाई, यहाँ पे क्या है, इनर सेल मास, और ये जो जेड पी लेयर है वो टूट रहा है यहाँ पे। लो, ये जो जेड पी लेयर है वो धीरे से क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है। अब यहाँ पे जेड पी लेयर हटा दो यार, जेड पी लेयर हटाएंगे तो बाहर कौन आ जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट आ जाएगा। तो ये देखो, एक मिनट कलर सेम रखते हैं ताकि कंफ्यूजन मत हो। बाहर में देखना कि मान लो ये जो सेल जो कवर था, अब तो ये बाहर आ गया, एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, इनर सेल मास बाहर आ गया, और इनर सेल मास के बाद क्या आ गई बेटा, रिसेप्टर आ गई। ये देखो दो रिसेप्टर आ गया। ये कौन सा रिसेप्टर है, इंटेग्रिन है, इंटेग्रिन। तो ये देखो ट्रोफोब्लास्ट क्या हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ट्रोफोब्लास्ट एक्सप्रेसिंग इंटेग्रिन। ठीक है, ये इंटेग्रिन प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, दैट बाइंड टू, दैट बाइंड टू, ये बाइंड किससे करेगा भाई, ये बाइंड करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, चलो बाइंड हो गया मान लो। बाइंड होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है वो सिक्रीट करेगा बेटा सेलेक्टिन। ठीक है भाई, सेलेक्टिन सिक्रीट करेगा। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, सबसे पहले क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो इंटेग्रिन एक्सप्रेस किया, और इंटेग्रिन जो है वो बाइंड करेगा किसके साथ में, कोलेजन ऑफ द ईसीएम ऑफ द एंडोमेट्रियम में। अब यहाँ पे जो इम्ब्रियो है वो नीचे डिसेंड नहीं होगा। अब नीचे डिसेंड जब नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, सिक्रेशन ऑफ कोलेजिनेज करेंगे। ठीक है, कोलेजिनेज एंजाइम आएगा और डिग्रेड कर देगा कोलेजन को। अब कोलेजन के डिग्रेड होने से स्टार्ट एक्सप्रेसिंग सेलेक्टिन। सेलेक्टिन जो कि क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो कोलेजन के रिमूवल के बाद एंडोमेट्रियम जो है वो ओपन रहता है फॉर दी बाइंडिंग। ठीक है, ये बाइंडिंग लिए क्या रहेगा बेटा, ओपन रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो हमारा, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये हमारा सेल हो गया ये, और इसमें क्या आ गया था, रिसेप्टर। तो ट्रोफोब्लास्ट एक्सप्रेसिंग सेलेक्टिन। अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, एक्सप्रेस सेलेक्टिन। अब यहाँ पे इंटेग्रिन था, अब कौन आ गया है यहाँ पे, सेलेक्टिन आ गया है। ठीक है, और यही सेलेक्टिन आगे क्या करेगा, कंटिन्यूसली इसको अटैच करके रखने का प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो क्या क्या हुआ स्टेप में भाई, सबसे पहला स्टेप, स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप सिक्रीशन हुआ, सिक्रीशन ऑफ स्ट्रिप्सिन।
ठीक है, स्ट्रिप्सिन के सिक्रीशन से जेड पी लेयर डिग्रेड हो गया, जेड पी लेयर डिग्रेडेड, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, हैचिंग बोलेंगे। ठीक है भाई, सेकेंड नंबर के स्टेप में क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट एक्सप्रेस करेगा किसको, इंटेग्रिन को। ये तुम्हारा ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एक्सप्रेस करेगा इंटेग्रिन को। ठीक है भाई, इंटेग्रिन क्या करेगा, इंटेग्रिन बाइंड टू कोलेजन, बाइंड टू कोलेजन, ये कोलेजन कहाँ है, बाइंड टू द कोलेजन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के कोलेजन से जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा, जो कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, ठीक, जैसे ही बाइंडिंग होगी भाई, तो हमारा जो मोरूला है और नीचे नहीं जाएगा, तो इसका काम क्या है, तो इसको रोकना है। ठीक है भाई, रेस्ट्रिक्ट करेगा, क्या रेस्ट्रिक्ट करेगा भाई, एक मिनट यहाँ पे देखना, ये क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो रेस्ट्रिक्ट का प्रोसेस एक मिनट देख लो पहले, रेस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है भाई, रेस्ट्रिक्ट द एम्ब्रियो, restrict the embryo to descend to lower यूटेरस, यूटेरस के लोअर लेवल में जाने से क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा हमारा सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे ही वो चिपक जाएगा, अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा कोलेजन को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कोलेजन, तीसरा प्रोसेस हो जाएगा रिमूवल ऑफ कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन को रिमूव कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, exposes the cell of endometrium for the binding कोलेजिनेज एंजाइम सिक्रीट करके कोलेजन को पूरा हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, फॉर द exposes the cell of endometrium for binding। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के साथ में बाइंडिंग के लिए क्या करेंगे, उसको एक्सप्रेस करने का काम करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, वो एंडोमेट्रियम सेल में कुछ कार्बोहाइड्रेट सेलेक्टिन का क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है, बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा किसका, सेलेक्टिन का। ठीक है, सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन तो हो गया क्या, हाँ, एक्सप्रेशन होगा बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट का एक्सप्रेशन होगा, जो कि क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड टू सेलेक्टिन। ठीक है, सेलेक्टिन कहाँ है, एम्ब्रियो में, भाई सेलेक्टिन वहां पे एक्सप्रेस हुआ क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट ने एक्सप्रेस किया। ठीक है, अब आएगा फिफ्थ स्टेप, तो मान लेते हैं चलो कि सेलेक्टिन जो है और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, दोनों के बीच में क्या होगी, बाइंडिंग होगी। अब बाइंडिंग के बाद क्या होगा, फिजिकल एसोसिएशन हो जाएगा, चिपक जाएंगे दोनों। ठीक है, द फिजिकल एसोसिएशन, द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, टू एंडोमेट्रियम, टू एंडोमेट्रियम, राइट, एंडोमेट्रियम से क्या हो रहा है इसका, हाँ, यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है ना, तो एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, क्या कहेंगे इसको, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहेंगे। ये इम्प्लांटेशन कब हो रहा है, तो बाई 23rd, 23वें दिन में।
बाय 23rd डे इम्प्लांटेशन अकर। ठीक है, 23rd डे में क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 23वें दिन में कार्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाता है। यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है बेटा। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करूं, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करूं तो 23rd डे में जो तुम्हारा कार्पस ल्यूटियम है, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, और जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो ये बन जाएगा कार्पस एल्बिकन। क्या बन जाएगा, कार्पस एल्बिकन बन जाएगा। ठीक है, मगर यदि इम्प्लांटेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन के बाद में यहां से रिलीज होता है आफ्टर, यदि इम्प्लांटेशन हो गया तो इन केस ऑफ इम्प्लांटेशन, इन केस ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, इन केस ऑफ इम्प्लांटेशन HCG, HCG हार्मोन रिलीज्ड। ठीक है ना, HCG हार्मोन क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। कहां से, ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, और यही HCG हार्मोन जो है वो क्या करता है, रिलीज दैट मेंटेन, जो कि मेंटेन करेगा, दैट मेंटेन कार्पस ल्यूटियम टू बी कार्पस ल्यूटियम, मतलब कार्पस ल्यूटियम को डिग्रेड होने से रोकने का काम करता है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, जो HCG हार्मोन होता है। ठीक है, HCG हार्मोन, H का मतलब होता है बेटा ह्यूमन, ठीक है, कोरियोनिक, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को प्रेगनेंसी मार्कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी मार्कर के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम क्या है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म में मेंटेन रहेगा। यदि लॉस ऑफ कार्पस ल्यूटियम हुआ, यदि लॉस ऑफ कार्पस ल्यूटियम हुआ तो प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, इफ लॉस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, यदि कार्पस ल्यूटियम को लॉस कर दिया, डिग्रेड हो गया, तो प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी भी यहाँ पे रिटेन नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। याद रखना, जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, IVF बोलते हैं इसको, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी जब बनाते हैं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सा स्टेज में यूज करते हैं, तो याद रखना एट ब्लास्टुला, ब्लास्टुला या फिर इसी को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, स्टेज ऑफ जाइगोट, इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लांट करते हैं, इज इम्प्लांटेड। ठीक है, कौन सा स्टेज में होता है, तो ये बात याद रखना कि ये इस स्टेज में होगा। कल हम पढ़ेंगे बेटा एक्स्ट्रा, ठीक है, एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही डिलीवर करते हैं बेटा, बाकी चीजों को आपको कल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल।